राष्ट्रवाणी ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। जिन जिन दलों के नेताओं ने बड़बोलेपन किए, जिन जिन दलों के नेताओं ने चेतावनियां जारी की कि हैसियत है तो हमारी पार्टी तोड़ के दिखाओ, हम कट्टर देशभक्त हैं, देशभक्त भी नहीं बोला, कट्टर वाले कड़क देशभक्त हैं, वो सारी पार्टियां टूटी। पहले ये जो शिवसेना थी, उस उद्धव ठाकरे वाले, मतलब मूल शिवसेना थी, जब विभाजन नहीं हुआ था तो उनके लोग भी ऐसे ही कहते थे कि हम टाइगर हैं, हम बाला साहब के टाइगर हैं, हम में विभाजन नहीं। वहाँ शिंदे जी ने सेंध लगा दी, पार्टी जमीन पे आ गई। फिर अरविंद केजरीवाल कहते थे हम कट्टर देशभक्त हैं, कोई माई का लाल हमें तोड़ नहीं सकता, खरीद नहीं सकता। वहाँ पूरी राज्यसभा साफ हो गई। फिर ममता जी बोले ये बंगाल है, यहाँ नहीं चलेगा। बंगाल में ऐसा चला जैसा और किसी राज्य में नहीं चला। पार्टी गई, सरकार गई, इज्जत गई, प्रतिष्ठा गई, साख गई, सब गई। और अब दोबारा से चक्कर घूम के शिवसेना के दरवाजे फिर आ गया ठाकरे जी के। अब इन सब को देख के पवार साहब का बीपी ना बढ़े तो कैसे ना बढ़े। सबका हिसाब हो रहा है, कोई बच नहीं रहा। ये बड़ा प्रश्न है। मेहमानों साहब का परिचय करा दे। कृष्ण मोहन पांडे हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, पांडे जी का स्वागत है। अशोक यादव हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का स्वागत है। विवेक नारायण जी हैं वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, विवेक जी का स्वागत है। संजय राणा हैं राजनीतिक विश्लेषक, संजय जी का स्वागत है। संजय जी, कोई बचेगा या सब छिन्न भिन्न हो जाएंगे, सब में विभाजन होगा, या एक आध कोई बख्शा भी जाएगा कि नहीं चलो भाई बराए नाम तुम रहने दो? क्या तस्वीर लग रही है? मतलब सर, या एक विज्ञापन आता था कि सारे घर के बदल डालूंगा, तो क्या ऐसा कि सारे दल तोड़ डालूंगा, इस टाइप का मामला चल रहा है कि ना बचेगा कोई नहीं? तो फिर विवेक जी को डरने की जरूरत होगी। फिर मतलब जब सब छोटे निपट जाएंगे तब तो कांग्रेस ही बचेगी। सर गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू ऑल फेलो फ्रेंड्स। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी तो कुछ नहीं कर रही, लेकिन खुद ही सूर्य प्रोटोकॉल बचा हुआ है। और आपने पूछा कि कोई बचेगा, समाजवादी थोड़ी सी बचेगी कि छोड़ दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कोई तो होना चाहिए बिगुल उठा के फूके, अदरवाइज बाकी सब तो खत्म हो चुके हैं, ये भी खत्म हो जाएगा तो बचेगा कौन? देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है, जैसे लोगों बोला, आपने बोला कि कट्टर वाले जितने कड़े लोग होते हैं, तूफान आता है, यूकलिप्टस का पेड़ झुक जाता है, टूटता नहीं है। बाकी जितने पेड़ जिनकी नींव नहीं अच्छी होती है वो तूफान में निपट जाते हैं। तो नींव ना अच्छा होना यानी जमीनी नेता ना होना, चाहे वो अभिषेक बनर्जी साहब हो, चाहे उद्धव साहब हो, या पवार साहब की। भाई अनम्यूट करिए, आवाज रुकी है आपकी। आवाज आ रही है? हाँ 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 हाँ। तो चाहे वो सुप्रिया सुले जी हो, तो तीनों के अंदर जो जमीनी पकड़ है वो नहीं। ये सिर्फ पिता की पुत्री हैं, कोई पिता का पुत्र है, कोई भतीजा है, उसके बल पे राजनीति कर रहे हैं। और देखिए कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी नेता, चाहे एमपी हो या विधायक हो, वो अपना भविष्य तलाशता है। ये बताइए महाराष्ट्र में भविष्य क्या है शिवसेना के एमपीओ का? आने वाले 29 के बाद क्या हुआ? खत्म। बेचारे हारने के लिए राजनीति नहीं चालू की है ना, जीतने के लिए राजनीति चालू की है, कुछ बनने के लिए राजनीति की है। वही हाल अभिषेक जी के बल पे क्या बंगाल में जीता जा सकता है चुनाव? उनके अपना सीट तो जीत नहीं पाएंगे, दूसरों का जिताएंगे। वही हाल हमारे सुप्रिया सुले का है। सुप्रिया सुले अपनी सीट बचाने के चक्कर में तो पूरा दिन अपने कंस्टिट्यूंसी में रही, हार किस तरह बच गई। तो समस्या वहां पे है। ये सब जो जन होता है, जनता का जुड़ाव होता है, जन विहीन नेता है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है, इसीलिए पार्टियां टूट रही है। नंबर 1। नंबर 2, अमिताभ सर, सिंपल सी बात है कि जो भी आरोप किसी पे लग जाए, टाइगर नहीं है, कौन सा टाइगर हो तुम? एक ईदड़ हो, कोई टाइगर वगैरह ना हो, पता नहीं कहाँ का टाइगर बनाए फिर रहे हो। बाला साहब ठाकरे टाइगर थे, उनका सम्मान था, वाकई टाइगर जिंदा था। लेकिन जैसे टाइगर
का देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया, तो जितने भी वो थे झुंड बनाए घूम रहे हैं। इंडियन अलायंस क्या झुंड है? अब किसका झुंड है ये नहीं बोलेंगे क्योंकि कई लोगों को बुरा लग जाएगा। हमें लगता है कि समाजवादी थोड़ी बहुत बचेगी 27 के बाद, और 29 के बाद वो भी शहीद हो जाएगी। चलिए, ये तो अच्छी खबर है। ठीक है, ठीक है, ये अच्छी खबर है अशोक जी के लिए। कम से कम सपा को तो कहा कि भाई अभी उनका बालारिष्ट योग नहीं है, बालपने में मृत्यु, अभी उनका समय है, वो चलेंगे, अभी 29 तक चलेंगे। विवेक नारायण जी, अच्छा कई बार रात में नींद भी उचट जाती होगी नहीं, कि ये भी निपट लिए, वो भी निपट लिए। वो होता क्या है, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, मैं तो किताब ज़्यादा पढ़ता नहीं, संजय तो तमाम अंग्रेजी हिंदी पढ़ते रहते हैं। मैं तो जीवन से ही जानता हूँ, किसी बुजुर्ग आदमी घर में होता है तो उसे नाते रिश्तेदारी, अशोक जी भी इस बात से सहमत होंगे और कृष्ण मोहन भी, नाते रिश्तेदारी में कोई गमी हो जाए तो बताई नहीं जाती है क्या, और रात में तो कतई नहीं बताई जाती है कि पता लगा गमी सुना और चाचा भी निकल लिए, क्या हौला बैठ जाता है ना अंदर पेट में, हौला बैठ जाता है। अरे बोले गुड्डू भी नहीं रहा, हमसे 40 साल छोटा था, हे राम हमें उठा ले, तो पता लगा राम जी ने सुन लिया और टिकट काट दिया। वैसे ही कांग्रेस को भी नहीं लगता होगा भाई, सबसे बड़ी है, बुजुर्ग है पार्टी, देखती होगी कि जो हमारे बच्चे हैं ये सब विभाजन की उससे गुजर रहे हैं यात्रा से, अब लग रहा है मेरा नंबर आएगा। नहीं, ऐसा कभी लगता है विवेक जी? तो सच्ची बताना, देखो, क्योंकि आपसे पहले बड़ी बड़ी बातें करने वाले जितने थे सब नप गए। जो कहते थे हाँ जी कोई माइका ला लो, हमारी पार्टी तोड़ के दिखाओ, खुला चैलेंज कर रहा हूं, मैं कट्टर हूं, क्या पार्टी साफ हो गई। दीदी ने कहा था कि अमित शाह को गलतफहमी है, ये गुजरात नहीं ये बंगाल है, वहां सब लुट गया, बर्बाद हो गए। विवेक जी। अमिताभ जी, आज हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, लेकिन जिस तरीके से जो ये आप संजय राणा जी ने बहुत विस्तृत से बताया, आप बता ही रहे हैं ये कि जिस तरीके से ये खेल चल रहे हैं सब, ये इसमें कहीं जनता बीच में है। आज कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस को रात में नींद इस पे नहीं आती है कि आगे देश कितना पीछे जा रहा है। देश छोड़ो, पहले अपना तो देख लो। अमिताभ जी बात पूरी कर लें। कांग्रेस को देखिए, ये जो परिदृश्य चल रहा है, कांग्रेस तो इसको बचाने में लगी है। कांग्रेस तो जन की बात कर रही है, वो अपनी कुर्सी अपने मन की बात नहीं कर रही है। तो इसलिए कांग्रेस को कतई सपने ऐसे नहीं आते हैं। कांग्रेस ने आज पिछले इतने सालों से अपने 99, अब तो 100 हो गए शायद, तो 100 सांसद हमने कोई दावा नहीं किया। हमारे बहादुर नेता तो 10,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके, 6,000 किलोमीटर पैदल यात्रा कर चुके, वो तो जनता की बात कर रहे हैं। हमारे आपके जो बच्चे आगे आएंगे उनके भविष्य की बात कर रहे हैं। कल को अमेरिकन डील हो जाएगी, उसके हमारे 20 साल बाद तक बच्चे कहाँ उसका वो भोगेंगे, उसकी बात कर रहे हैं। वो अपनी कुर्सी की बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस को इस तरह के सपने कतई नहीं आते हैं, और कांग्रेस सबको साथ लेने में यकीन करती है, इंडिया गठबंधन के साथ। ये जो भी खेल चल रहा है, इस खेल के हमारी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमारी इमेज बहुत गिर रही है। अमिताभ जी, इस बात को मानना पड़ेगा। ने बात पूरी कर लेंगे ये बात कि आज हमारे नहीं आप हम तो उसमें स्विच रेट आ रहे हैं, हम ट्रैक से हटे नहीं है। आप देखिए, आज इतने सालों में इन्होंने एक याद करिए समय, आप तो हमसे यहाँ जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री, जिन्होंने विपक्ष बनाने के लिए कौन कौन से जतन किए आप सब जानते होंगे। आज विपक्ष को खत्म करने की बात हो रही है। ये कौन से लोकतंत्र की बात आप कर रहे हैं? ये सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोगों की बात सरकार है ये, और उसी रास्ते पे चल रही है ये। उसी की वजह से आज 12 सालों में कौन सा बड़ा निवेश देश को मिला, जबकि हमारे सेवक तो आधी दुनिया घूम चुके हैं, कई कई देशों में तो कई बाहर गए हैं वो। उसके बाद कोई बड़ा निवेश मिला? उल्टा ये हुआ कि जो निवेश हमारे यहाँ था वो भी निकल रहा है, इसीलिए हमारा रुपया बराबर गिर रहा है। आज हमारे यहाँ, और तो छोड़िए, जो आपका ये नेट है वो बांग्लादेश और श्रीलंका में, नेपाल में, आप वहां के 2G के बराबर हमारा 5G नेट चलता है। ये आपकी प्रगति है। आप खाली इसी ऑपरेशन चलाते रहे,
अब तक आपने ऑपरेशन तमाम चलाए, लेकिन उससे आपका भला हुआ, कुर्सी आपने महफूज करी, अपने दोस्तों का फायदा पहुंचाया, लेकिन आम जनता को क्या मिला, आज ये भी एक बड़ा सवाल है। ठीक है विवेक जी, ठीक है। मैं अशोक जी के पास जाऊँ उससे पहले दो बातें कहूँगा। एक तो कुछ जानकारी थोड़ी सी गड़बड़ है कि नागा कहाँ बताया, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में 2G 4G ये सब कौन व्हाट्सएप पर भेज देता है आपको? व्हाट्सएप से बचो, मत देखा करो। केवल रिश्तेदारों ग्रुप बनाओ, उसमें चाचा फूफा मामा की कुशलता जान लो, बाकी लफड़े में ना पड़ो। ये सब फर्जी बातें हैं, आपको वो मामला ठीक नहीं है, उसमें तो बड़ा शर्मिंदगी की स्थिति हो जाती है। विवेक भाई वैसा ना करो। मैं पॉलिटिकल उसमें रहूँगा, मैं उसमें नहीं जाऊँगा कि कौन सा 5G कैसा चल रहा हो, 6G कब आएगा, वो विषय अलग है। मैं कहा जा रहा है लोकतंत्र का बड़ा नुकसान हो रहा है। क्या लोकतंत्र में ये संभव है कि ऐसा कानून बना दें कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, मायावती, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और स्टालिन, यानी जो भाजपा एनडीए से बाहर दल हैं, उनसे कोई आदमी इस्तीफा देके नहीं आ सकता बाहर? क्या ऐसा नियम बन सकता है लोकतंत्र में? नहीं बन सकता ना। कल आधी कांग्रेस भाग जाए तो आप कैसे रोक सकते हो लोकतंत्र में? कैसे रोक लोगे? कि तमंचा लगा दोगे किसी के? अजब बात है। लोकतंत्र में कैसे रोक दोगे? शिवपाल जी अलग हो गए थे, अलग पार्टी बना ली थी, अखिलेश यादव ने रोक लिया था? नहीं ना। आपकी पार्टी में क्षेत्र में विभाजन हुआ, आपको पता नहीं? और तब तो मोदी थे नहीं। आपकी पार्टी में जो सबसे पहला विभाजन हुआ तब नरेंद्र मोदी तो नहीं थे राष्ट्रीय राजनीति में, कहीं चुनावी राजनीति में ही नहीं थे। ये तो पता होगा ना आपको। तब लोकतंत्र दूध पी रहा था, मलाई वाला। अब लोकतंत्र दुबरा गया। कुछ तो समझो महाराज। आपकी पार्टी इतनी दफे टूटी, जब शरद पवार, तारिक अनवर, पी संगमा अलग हुए थे पार्टी तोड़ के, तो नरेंद्र मोदी थे? नहीं ना। अपना घर संभाल नहीं पाओ, दुनिया भर में लुटने पिटने की दुर्घटनाएं झेलो और दोष दो, बोलो ये मोदी किसी को जीने नहीं दे रहे। बताइए, ये पवार साहब ने आपकी पार्टी तोड़ी थी तो नरेंद्र मोदी थे क्या? नहीं थे ना। आपकी पार्टी तब भी टूट गई थी। आपकी पार्टी में टूटने वाले गुण मौजूद हैं विवेक जी, बुरा ना मानना। इसलिए किसी अच्छे ज्योतिषी से पत्री भी दिखवाते रहिए, ताकि दुर्घटना घटे भी तो जर्क ना आए कम से कम, है ना। अब शगुन अगर आना ही है तो कम नुकसान से निकल जाए। अशोक जी, सारी पार्टियां टूट रही हैं, कुछ टूट गई, कुछ टूटने के प्रोसेस में हैं और कुछ वेटिंग में बैठी हैं। क्या बोले ये टूट जाए तो फिर हम टूटे, ऐसी परिस्थिति बन गई इस वक्त। तो स्वाभाविक है जो भी दल विपक्ष में है, डर तो सबको लगता होगा। उद्धव ठाकरे लेकिन इस मामले में हमको अच्छे आदमी लगे। उनने कहा भाई जिसको जाना जाओ, मैं दरवाजा खोला छोड़ दिया, मेरा टाइम खराब चल रहा, मैं किस मुंह से रोकूं किसको? ठीक बात कही। उनने संजय राउत नोटी जैसी बातें नहीं की, जो नोटी है वैसी बातें नहीं की उन्होंने। उन्होंने कहा वक्त खराब है, जब वक्त आएगा तो बात करेंगे, अभी जाने दो। अशोक जी, क्योंकि जिनने कहा कि हम दादा पहलवान हम रोक लेंगे, उनकी पार्टी भी टूटी। अशोक जी देखिए, आपने बताया कि उद्धव साहब ने कहा कि वक्त खराब है तो हम किसको रोक लेंगे। हाँ। इसी पर सुंदरकांड में 2 लाइन की चौपाई है कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परख अहिचारी। ये आपदा काल में, विपद काल में ये चारों की पहचान होती है, धैर्य, धर्म, मित्र और नारी। तो ये देश देख ही रहा है गद्दारों को कैसे लालच से वशीभूत होकर के, स्वार्थ से वशीभूत होकर के, डर से वशीभूत होकर के अपने जो पुरानी पार्टियों को छोड़ छोड़ के भाजपा के कहने पे जहां कर रही वहां जा रहे हैं। तो पूरा देश देख रहा है। और दूसरी बात देखिए, ये कोई अमिताभ जी, हमारे जब देश का संविधान बना था तो विपक्ष की जो परिकल्पना क्यों की गई थी, विपक्ष क्यों बनाया गया, सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि वो सरकार के ऊपर अंकुश लगाएगा, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेगा। लेकिन अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो फिर पेपर लीक का मुद्दा कौन उठाएगा?
ये अग्निवीर का मुद्दा कौन उठाएगा? ये भगवान राम के मंदिर में चंदा चोरी का मुद्दा कौन उठाएगा? ये जितने भी जनहित के मुद्दे हैं, आरक्षण लूट का मुद्दा कौन उठाएगा? देखिए अभी तो मजा आ रहा है, जैसे भाजपा के जो इकोसिस्टम के लोग हैं उनको बहुत मजा आ रहा है, मतलब आनंद से वशीभूत होकर उनके रोंगटे बिल्कुल खिल जा रहे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा अमिताभ जी, जब वो लोग भी रोएंगे और उनके आंसू को पूछने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि सब लोग रो रहे होंगे। जब सब लोग रोएंगे तो किसका आंसू कौन पोंछेगा? जब उनके बच्चों के पेपर लीक हो रहे होंगे कोई बोलेगा नहीं, जब उनके अशोक जी, आप दोहा चौपाई सुनाते हो तो एक चौपाई मुझे आपके लिए याद आ गई, मतलब आप उसको आगे कहीं बोल सकते हैं। अब आगे तो आपको बताई दूं मित्र थे कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो। ये भी आप आगे इस्तेमाल कर सकते हो किसी बहस में। जी तो अमिताभ जी देखिए ये सब मुद्दे हैं जी। अगर देखिए चाइना में विपक्ष है क्या? नहीं है। रूस में विपक्ष है क्या? नहीं है। नॉर्थ कोरिया में विपक्ष है क्या? नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी खासतौर से मोदी सरकार ये चाह रही है कि भारत विपक्ष मुक्त हो जाए, और ये सिर्फ ऑपरेशन लोटस एक विपक्ष के ऊपर नहीं चल रहा है। मैंने आपके शो में कई बार कहा कि हम लोग विजनरी लोग हैं। ये ऑपरेशन लोटस सिर्फ विपक्ष के ऊपर नहीं चल रहा है, ये ऑपरेशन लोटस लोकतंत्र के ऊपर चल रहा है। ये ऑपरेशन लोटस देश के संविधान के ऊपर चल रहा है, छात्रों नौजवानों के ऊपर चल रहा है। ऑपरेशन लोटस वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, हमारे पिछड़े दलित आदिवासी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये ऑपरेशन उनको खत्म करने के लिए चल रहा है, उनके अधिकारों को खत्म करने के लिए चल रहा है। आज पेपर लीक माफिया सरकार में बैठे, विपक्ष नहीं रहेगा तो कौन जाएगा सरकार से सवाल पूछने? ठीक है, ये बात उनको समझनी चाहिए ना जी। दलित राष्ट्र, 3 नाम लिए अशोक जी ने, उनमें मुझे 3 चीज़ें याद आ गई, फिर कृष्णमोहन के पास चलूंगा। दलित राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हुआ तो आदिवासी महिला राष्ट्रपति देश के सबसे बड़े आसन पर विराजमान हुई। दलित और आदिवासी 2 नाम लिए अशोक जी ने, वो कह दिया। एक पिछड़ा, उनका दलित आदिवासी पिछड़ों की बात कौन करेगा? और पिछड़ा 3 बार से इस देश का प्रधानमंत्री है, पिछड़े वर्ग का एक व्यक्ति। तो दलित, आदिवासी और पिछड़ा, जो 3 चिंता अशोक भाई ने जताई, उन तीनों का मैंने उदाहरण दे दिया। भारत के सर्वोच्च पदों पर वही हैं, और आज नहीं कि 10-5 दिन से, लंबे समय से। 6 साल कोविंद जी रह गए, अब द्रौपदी जी हैं, और तीसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री का के रूप में नरेंद्र मोदी का है। लेकिन आपकी समस्या ये है कि हम ही पिछड़े हैं। लड्डू मिले तो हमें मिले तो हम घोषणा करेंगे पिछड़ों को लड्डू मिला, पड़ोसी के पिछड़े को लड्डू खिलाओगे तो हम कह देंगे पिछड़े ही नहीं है। लो, हमारी पार्टी के आदिवासी को बनाओ तो हम बोलेंगे आदिवासी बना, बाकी नहीं मानेंगे। इससे नहीं चलता ना, ये तो समझना पड़ेगा। और गद्दार शब्द भी आ रहा है अशोक जी। पुराने इतिहास खुलेंगे तो ऐसे ऐसे चेहरे निकलेंगे जिनको आप आज गद्दार भी नहीं बोल पाओगे। क्या बेनी बाबू, आप बोल सकते हो उनको गद्दार? वो मुलायम सिंह को छोड़ के गए थे, और मालूम उन्होंने लोकसभा में क्या कहा था? मैं तो मौजूद था वहां मीडिया गैलरी में, प्रेस गैलरी में। बेनी बाबू ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था आतंकवादियों को संरक्षण देते हैं मुलायम सिंह, और इनसे बड़ा कोई गुंडा नहीं। बेनी बाबू ने कहा था सदन में। अब वो फिर सपा में आ गए। उनकी बिटिया भी है अब तो, शायद मेरे ख्याल से पोती। गद्दार बोलेंगे? नहीं ना, राजनीति हमारा चलने दीजिए। चाचा भी छोड़ गए थे पार्टी, फिर आ गए ना, गद्दार कहेंगे क्या? नहीं ना। ये राजकाज है, लोकतंत्र का यही आनंद है। लोकतंत्र में दरवाजों की जगह दीवारें नहीं लेती, दरवाजे रखना जरूरी होता है, और दरवाजा भी खुला रखा जाता है। जिसकी निष्ठा हो वो रुकेगा, जिसकी निष्ठा नहीं है वो चला जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है? कांग्रेस कई बार टूटी ना, ठीक है, विवेक जी नहीं मानते। उनको लगता है कि भारत में जो कुछ गड़बड़ हो रहा है वो नरेंद्र मोदी के आने के बाद से हुआ, लेकिन उनको पता ही नहीं कि उनकी पार्टी कई बार टूटी। नेहरू जी के खिलाफ लोग बगावत करके गए। नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण लोहिया, कौन लोग थे? नेहरू जी के खिलाफ भी बगावत करके गए। सुभाष चंद्र बोस, गांधी, नेहरू दोनों के खिलाफ बगावत करके गए, वो भी सब गद्दार हैं।
उन्होंने एक वाक्य में गांधी जी, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू तीनों को संबोधित किया था। मैं उस वाक्य का उदाहरण दूंगा नहीं, तीनों का अपमान हो जाएगा। नेताजी ने कहा था, और बहस में उलझेंगे तो मैं बता दूंगा क्या कहा था उन्होंने। पहला शब्द था धूर्त, वहां से बात शुरू हुई थी। 3 चेहरे, गांधी, नेहरू, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू। क्या कहेंगे विवेक जी? धूर्त कहेंगे नेताजी को? नहीं ना, लोकतंत्र है, उसकी मर्यादा रखो। कृष्णमोहन पांडे जी, सारी उंगलियां आपकी ओर, मतलब भाजपा की ओर उठ रही हैं। अब सब लोग ये कह रहे होंगे कि इससे अच्छा तो बाबा का बुलडोजर है, घर पे ही चलता है, यहां तो पार्टियों पे चला जा रहा है। बताइए, हर पार्टी का अध्यक्ष डरा हुआ है, हर पार्टी डरी हुई है। दरवाजा बंद करें, दीवार तोड़ के भाग जा रहा आदमी, क्या करे? पार्टियां खंड खंड हो रही हैं, विखंडित हो रही, टूट रही हैं, पार्षद तक भाग रहे हैं। भाई ममता जी के यहां जो विभाजन हुआ वो हर स्तर पर हुआ, चुंगी के पार्षद तक झंडा बुलंद कर दिए। अब उद्धव ठाकरे को आज मैं सुन रहा था, उनने हाथ जोड़ लिए, बोले भैया हम में तथा नहीं कथा करने की, क्या जब वक्त आएगा तो देखेंगे, अभी दरवाजा खोल दो। बोले गुड्डू खोल दो दरवाजा। अब लोग बता रहे 2 ही बचेंगे 9 में, 7 की आत्मा बदल रही है। मतलब यार आप सब पर बुलडोजर चला दोगे क्या? ये लोग कह रहे कि आप ही सब इसके पीछे हो, भाजपा वाले। पांडे जी, हम साहब भाई एक बात स्पष्ट कर दें कि भारतीय जनता पार्टी का इस टूटन से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, अभी संजय भाई ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि साहब आपको नेतृत्व पैदा करना होगा, और उस नेतृत्व में किस तरह से मजबूत नींव खड़ी करनी होगी। ये दल खड़े कर पाए नहीं कर पाए उसका परिणाम दिख रहा है। और हमारे अशोक भाई ने एक चौपाई इन्होंने कही, तो इनके लिए एक चौपाई और मैं कह देता हूं। रामचरितमानस में लिखा है कि सचिव वैद्य गुरु 3 जो, प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन 3 जो, हो ही बेगही नाश। साहब अपने सचिव को, वैद्य को और गुरु को ठीक रखना होगा। जब अपराधी को, भ्रष्टाचारी को, आतंकी को अपने साथ लेके उनको अपना सलाहकार बनाएंगे तो टूटन होगा, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। और जो आज देश में दिख रही हैं, आप राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं रखते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ खुद को ही सदनी हम ही राजकुमार की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ता या आपका नेता दुखी होगा तो दूसरे जगह जाएगा। वो संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आप जा नहीं सकते हैं। एक व्यवस्था बना के, एक संगठन बना के निकल लेंगे, आप रोक नहीं पाएंगे। हम साहब भैया जो बात कर रहे हैं, दरवाजा बंद करेंगे, दीवार तोड़ के निकल जाए, उसमें भारतीय जनता पार्टी का लेना देना नहीं है। आप खुद के अंदर जो परिवर्तन है उसको लेके आइए। अभी टीएमसी में क्या हुआ, आपने देखा कि टीएमसी के हारते ही उनके नेताओं ने कहा कि साहब अभिषेक बनर्जी के जो व्यवहार थे, अभिषेक बनर्जी की जो कार्यशैली थी, ममता बनर्जी को किसी ने आरोपित नहीं किया, किसी ने नहीं कहा कि ममता बनर्जी गलत कार्य कर रही थी। सबने आरोपित किया अभिषेक को, क्योंकि वो सारे नेता परेशान थे, उनको लगा था वो रहने लायक नहीं है, हम तो सत्ता भी नहीं रही, तो वो कहीं चले गए। और अमिताभ भैया पुनः एक बात को स्पष्ट कर दूं, और आपसे बेहतर कौन जानता है कि ये जो टूटन हो रही है क्षेत्रीय दलों में, इसके पीछे मुख्य कारण कांग्रेस है। कांग्रेस जानती है कि जैसे जैसे इन क्षेत्रीय दलों का क्षेत्रीय दल समाप्त होंगे वैसे कांग्रेस मजबूत होगी, अन्यथा अरे इनके पास इतना माल पानी कहाँ है कि ये टूटन करा ले, ये अपनी जान बचा के बैठे इतने कम है। बैठे नहीं है अमिताभ भैया, पुनः मैं आ रहा हूं वहीं पे। इन क्षेत्रीय दलों का जो उभार हुआ वो ये कहते हुए हुआ कि कांग्रेस, ये सारे के सारे कांग्रेस से अलग हुए अधिकतर लोग, इन्होंने कहा कांग्रेस हमारे जातीयता का, हमारे क्षेत्रीयता का, हमारी व्यवस्था का ध्यान नहीं देती है और हमें ध्यान नहीं देने के कारण हम इनसे अलग हो रहे हैं। और कांग्रेस कहती थी कि जो क्षेत्रीय दल बन रहे हैं ये अपराधी हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं और इन पे मुकदमे करो। मुलायम सिंह पर सर्वाधिक मुकदमे किसने किए? कांग्रेस ने। लालू यादव पर सर्वाधिक मुकदमे किसने किए? कांग्रेस ने। या देश के जो भी बड़े नेता रहे जो क्षेत्रीय दल की तरफ गए, क्षेत्रीय दल बनाए,
उन पर मुकदमे अरे ठीक है, क्या कृष्णमोहन जी रुकिए, आपने इसको नया और डायमेंशन दिया, आज- ठीक है, ठीक, एक मिनट रुक जाओ। आपने नया डायमेंशन दिया, आपने कहा कि जो क्षेत्रीय दलों पर जो संकट का काल चल रहा है, जो मार्केश का योग उनकी क्षेत्रीय दलों की जन्मपत्री में इस वक्त प्रबल है, उसके पीछे कांग्रेस का खेला है। ठीक बात, लोकतंत्र में उनकी भी बात का सम्मान करना पड़ेगा भैया, केवल आपकी थोड़ी ना। मैं संजय राणा के पास आऊँगा कि ये दौर ही कुछ बिल्कुल जिसको हम बोले ना कि अद्भुत किस्म का चल रहा है, जिसकी कल्पना कभी ना अंबेडकर ने की होगी, न अंबेडकर जी ने, न राजेंद्र प्रसाद जी ने, न नेहरू ने, न पटेल ने, न दीनदयाल उपाध्याय ने। हमको तो मतलब क्या हुआ, हमको कल रात किसी ने बताया कि भाई जब आपको पता है काकोली दस्तार क्या नाम है, वो जो टीएमसी की बागी हैं जिनके नेतृत्व में सब जुट रहे, बोले ये तो 28 मई को ही वो अगरतला वाली जो पार्टी थी छोटी, उसकी चेयरमैन हो गई थी, अध्यक्ष हो गई थी। मैंने हाय वो पति पत्नी कहाँ गए, बोले वो तो हट गए, अब तो ये हो गई अध्यक्ष, लो। मैंने कहा कर लो बात। 4 को रिजल्ट आया, अच्छे जान नहीं पाए हैं, उधर पूरा कार्यक्रम हो गया। उस पार्टी के पास उतने कार्यकर्ता नहीं जितने सांसद मिल गए उसको। वो पार्टी भी मौज ले रही, कही गुरु देखो अल्लाह की मर्जी, हम एक विधायक नहीं 2 विधायक जिता पाए पूरी जिंदगी में, क्या, और झोली में ऐसे गिरे 20 सांसद झप्प से, नहीं जैसे गमछा नीचे रख दो और ऊपर पेड़ का आम का पेड़ हो और उससे टपक के डाल के पके आम हैं 20 किलो जब से नीचे आ जाए, ऐसी स्थिति आ गई। संजय राणा, ऐसा भारत में कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, मेरे ख्याल से दुनिया में भी कभी नहीं हुआ कि एक अज्ञात अल्पज्ञात नैनो पार्टिकल्स वाली पार्टी जिसको ढूंढने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए हो, बगल वाला नहीं जानता भैया उसका राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है, वो पार्टी कल से रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट की नंबर 2 की पार्टी होगी। चंद्रबाबू और नीतीश भी उसको नमस्ते करेंगे, क्या कि ये हमारी जिठानी है, हम लोग देवरानी है। मतलब हमें तो ये लगता भाई सियावर रामचंद्र की जय बोलो, इसके आगे क्या समझ पाए। संजय राणा, ये जादू सा हो रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा है कि सिया रामचंद्र की जय ही बोलना चाहिए। पार्टी को 6000 वोट नहीं मिला है। और दूसरी खूबसूरती अमिताभ सर, आपको जान के खुशी होगी, वो पार्टी बंगाल में भी रजिस्टर्ड है, इनको खावाबिलिटी भी नहीं है। पहली बार 2023 में रजिस्टर्ड हुई थी, सोचिए। और हमारे अभी अशोक यादव जी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, सब्र करना चाहिए। मैंने अपने पहले वक्तव्य में बोला था सब्र करो, 27 और 29 के बाद तुम भी खत्म हो। सब्र इसलिए करना चाहिए, सब्र कर लो कि 2-4 साल बचा, एंजॉय करो, बढ़िया है, लाल बत्ती पीली बत्ती लेके घूमो। लेकिन 2-3 चीजें यहाँ पे कंफर्म करना जरूरी है। अमिताभ सर, आपके शो को कम से कम 1.5-2 लाख रुपए 1.5 लाख लोग देखते हैं, क्योंकि आपकी पॉपुलैरिटी इसी है। लेकिन यहाँ पे जो भ्रम फैलाया जाता है उसको मैं दुरुस्त करना चाहता हूँ। हमारे बड़े भाई कांग्रेस के बोले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भाग गया है, चला गया है। प्रभु, $36 बिलियन था आपके कार्यकाल में, अब $81 बिलियन हो गया है। तो एक तो ये दुरुस्त हो गया। दूसरा, आप बोल रहे थे हमारा फोन बहुत महंगा, हम तो टेलीकॉम कंपनी में, मेरा 15 साल का नौकरी है, तो आपसे तो जरूर ज्यादा जानता हूं। सबसे सस्ता 15 रुपए पर जीबी है। आपके परम मित्र चाइना का 56 रुपया है, उसके दोस्त वियतनाम का भी 57 रुपया है। सबसे सस्ता दुनिया में टेलीकम्युनिकेशन में अपना भारतवर्ष। अब आते हैं मुख्य प्रश्न। देखिए समस्या क्या है, ये ऑलरेडी मैं आपके शो में अमिताभ सर कई बार बोला हूं, ममता बनर्जी अकेले पड़ चुकी थी पार्टी में, ना उनकी सुध लेने वाला था, ना उनको कोई जानकारी देने वाला था। वो महिला धृतराष्ट्र हो चुकी थी, आंख पे बड़ी सी पट्टी बांधी थी, और आगे संजय की जगह, संजय जो था भविष्य देख लेता, अभिषेक को बैठा दिया था। और अभिषेक को देखने की तजुर्बा नहीं है, वो सिर्फ संजय को ही है। तो अभिषेक ने अपनी पार्टी को देख नहीं पाया, पूरी पार्टी को डुबा दिया। 20 के 20 सांसद आज भी ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं और आज भी खड़े रहना चाहते हैं। और देखिए, एक और आपने बोला कि नॉटी बॉय जो है, मैं संजय तो नाम उसका है, लेकिन वो भस्मासुर वाले, 2 तरह के संजय होते हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो भस्मासुर बोल बोल के अपनी पार्टी को खत्म कर दिए। उद्धव ठाकरे को सबसे पहले उस संजय नामी भस्मासुर को बाहर करना चाहिए, क्योंकि जब भी टीवी पे कोई वक्तव्य देता है 3-4 विधायक और एमपी निकल जाते हैं, और या तो सभासद निकल जाते हैं, तो उनके साथ समस्या है। और ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी चीज को बड़ा करने के लिए, आज भारतीय जनता पार्टी क्या 2009 में नहीं थी,
2005 में नहीं थी ना, 2090 में नहीं थी ना, लेकिन एक नेतृत्व जो होता है जिसपे लोग बिलीव करें, जिसकी बातों पे कनेक्ट हो, जिसकी बातों में विश्वास होता हो, जिसपे लोग डिलीवरी पे विश्वास कर सके, वो नेता जरूरी है। वो नेता इनको आज मिल चुका है, नंबर 1। नंबर 2, संगठन इतना बड़ा कर लिया है और संगठन को एकदम पार्टी की तरह नहीं, ऑर्गेनाइजेशन की तरह चलना है। भाई तुम्हारा काम ये तुमको करना पड़ेगा। यहाँ पे कृष्ण मोहन जी हैं, वो उनका प्रवक्ता है, तो प्रवक्ता वाला काम करेंगे, उनको अकाउंटेबिलिटी है, तुमको जाके पार्टी का पक्ष रखना। उसी तरह सब लोग अपना काम कर रहे हैं। और आरएसएस ने, आप ही ने बताया था कि आरएसएस ने तकरीबन 4 लाख कहीं ना कहीं बैठकें की थी बंगाल के अंदर, हमने सुना था। 4 लाख बैठकें, 10 आदमी को बैठा दिया, सोचिए पूरा प्रदेश पलट गया। और आप बैठे हवा में चल रहे हो, तीर चला रहे हो बे ना, छोड़बे ना, 4 तारीख के बाद हमें देखबे ना। ऐसे नहीं होता राजनीति। आप गुंडाई नहीं कर रहे हो, राजनीति कर रहे हो। गुंडाई थोड़े समय के लिए आदमी पसंद करता है, राजनीति बड़े समय के लिए पसंद करता है। और एक चीज खत्म कर रहा हूँ, एक बड़े भाई ने, और नेहरू जी ने विपक्षी पार्टी बनाया था। अरे नेहरू जी ने अपने जो कैबिनेट के मंत्री थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनको हराने के लिए जाके कम्युनिस्टों से हाथ मिला। ठीक संजय राणा, ठीक है। विवेक जी एक बात हमको बताइए, वो त्रिपुरा में पार्टी बनी, बंगाल में भी रजिस्टर्ड हुई, कहीं दफ्तर होगा, कोई आना, आप लोग क्या पार्टी चला रहे हो? आपको कुछ इल्म ही नहीं रहता कहाँ क्या हो रहा है? क्या इल्यूजन में रहते हो क्या, भ्रम में? अगर पार्टी चला रहे हैं तो कान नाक कान खुले होने चाहिए ना। आपको कुछ नहीं, मैं आपसे मतलब आपकी सहयोगी पार्टियों को, ममता 4 को चुनाव परिणाम आया, अभी शुभेंदु ने शपथ भी शायद नहीं ली थी, तब तक विभाजन की चिट्ठी पे दस्तखत हो गए थे। आप लोगों को पता ही नहीं लगता कुछ। अब जब घटना घट जाती है तो कहते हैं गुड्डू बाबूजी निकल गए, लग रहा कुंडी खुली थी, हैं देखो कहाँ गए बाबूजी, चप्पल तो यहीं है। रात में थोड़ा क्यों नहीं सजग सोते हो कि बाबूजी जाए तो उठे उससे पहले पकड़ लो? विवेक जी, सैया निकल गए, मैना लड़ी थी। विवेक जी। जी अमिताभ जी, देखिए जो आप बात कह रहे हैं, तो इस बात के पहले जरा मैं, संजय राणा जी हमारे विद्वान विश्लेषक हैं, बल लगता है कि थोड़ा सा इनका झुकाव एक तरफ है, वो मालूम पड़ता है। तो पहले बात तो बता दें, मैंने ये कहा था कि 2G जो नेट हमारा है उसकी स्पीड के बारे में कहा था। मैंने प्राइस नहीं पूछी थी। आप वक्ता हैं, आप अच्छे पढ़ते, आपका अध्ययन है, तो मैंने, आप सुनते नहीं ठीक से हैं, आप सुनिए, मैंने स्पीड के बारे में बात करी थी। दूसरा, आप तो अध्ययन ज्यादा करते हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, आपको ये भी बता दें कि देखिए चश्मा उतार के जब आप देखेंगे तो आपको, मैंने ये कहा था कि हमारे साहब ने पूरी दुनिया घूम ली, लेकिन पूरी दुनिया घूम के वो इतने सालों में कौन सा बड़ा निवेश लाए देश के लिए, ये सरकार आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा, आप अध्ययन करते हैं, मैंने ये कहा। दूसरी बात, जो निवेशक जिस स्पीड से निकाल रहे हैं उस पर बात हुई है। अब अमिताभ जी, जो आप कह रहे हैं कुंडी या खोलने की बात, तो देखिए ये कुंडी उंडी खोलने का काम क्षेत्रीय दल अपने, मान लीजिए कहीं से चूक हो गई, चूक हो जाती है। लेकिन कांग्रेस के विभाजन की जो आपने बात करी, तो कांग्रेस के विभाजन के जो आपने एक बहुत अच्छी, आपने सच्ची बात करी राष्ट्रवाणी पे कि ये बड़ा अद्भुत समय चल रहा है, जिसके बारे में हमारे किसी ने कल्पना नहीं करी होगी। बिल्कुल आपने ये बिल्कुल सत्य बात 200% आपने कही। जिस तरह का ये समय नैरेटिव बनाया जा रहा, परसेप्शन बनाया जा रहा, इसको देखिए अमिताभ जी, थोड़ा सा मैं करेक्ट करता हूं कि इसको कांग्रेस से मत जोड़िए। जो कांग्रेस का विभाजन हुआ या इसके पहले भी विभाजन होते रहे, पार्टियों से लोग निकलते रहे, लेकिन उससे आज का जो सीन है वो अद्भुत है। वो उसके बारे में सबको मालूम है कि ये कितने ऑपरेशन चल रहे हैं, क्या हो रहा है ये और कैसे हो रहा है। अब ये अलग बात है कि कृष्ण मोहन जी सरीखे चश्मा लगाए बैठे हैं, ऐसी कुर्सी बैठाला गया इनको कि इनको तो झूठ सच करना ही अपने है, ये जो इनकी पार्टी का डीएनए का है कि कांग्रेस का हाथ है, ये है, ये तो देखिए कहने कुछ भी कह सकते हैं, लोकतंत्र है, यही कांग्रेस ने बनाया, जिसको आप बिल्कुल आप खत्म करने की कोशिश में है। ये तो आज सबसे बड़ा अमिताभ जी सवाल है कि आज जिस तरीके से ये हो रहा है, क्या इतना ही होमवर्क देश के लिए और बातों के लिए किया गया जितना आप अपनी? ठीक है, अभी रुक रहा भाई। मैं तो विवेक जी, आप बार बार कह रहे हो सबसे जरूरी, मैं आपके पक्ष में खड़े होकर कह रहा हूं, विपक्षी दलों के लिए सबसे जरूरी और कोई काम नहीं है अशोक भाई, सबसे बड़ा काम है क्या?
अपने लोगों को समेट कर रखो, क्या? और उनकी हिफाजत नहीं कर सकते हो तो अध्यक्ष से इस्तीफा दो और दूसरा काम करो। अशोक जी, देश दुनिया की चिंता बाद में कर लेना, आप रहोगे तब ना देश दुनिया की चिंता करोगे। विवेक जी दुनिया की बात बता रहे ऐसा वैसा, अरे भाई अपना घर तो बचाओ पहले। आपका ही घर बाढ़ में बह गया तो आप क्या करेंगे? अशोक जी, कितना निवेश आया और कितना निवेश चला गया, इसकी चिंता में आप ज्यादा दुबरे हो गए और तब तक आपकी पार्टी टूट गई। तब अशोक जी, देखिए अमिताभ जी, जो राजनीतिक दल होते हैं या जो विपक्षी दल का आप कह सकते हैं, जो विपक्षी दल है आज की डेट में, मैंने इसके पहले जो बात बताई उसके आगे बात बता रहा हूं। आपने कहा कि अपनी चिंता करो, दुनियादारी की छोड़ो, लेकिन विपक्षी दल या कोई भी राजनीतिक दल है वो जनता के भरोसे बड़ा दल बनता है, जनता के भरोसे छोटा दल हो जाता है। वो अपने आप में कोई बिजनेस मॉडल उसका नहीं होता है कि बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया, उसका शेयर बढ़ गया तो बड़ा दल हो गया, शेयर डाउन हो गया, पैसा कम हो गया तो छोटा दल हो गया। ऐसा तो नहीं, उसकी पूंजी जनता होती है। और जब जनहित के मुद्दे वो नहीं उठाएगा, जनता से जुड़े हुए मुद्दे नहीं उठाएगा, तो जनता उसके साथ कनेक्ट नहीं होगी, तो जाहिर सी बात हो दल छोटा हो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा दल खत्म हो जाएगा। अशोक जी, इसमें एक छोटा निवेदन है, एक छोटा सा निवेदन, अशोक भाई एक छोटा सा निवेदन है। संजय नोटी जो संजय राउत हैं, उन्होंने ऑन कैमरा कहा, हंसते हुए, खिलखिला के, पूरी मौज लेते हुए, समझिएगा मौज लेते हुए, बोले ये टीएमसी वाले हमको बहुत ज्ञान देते थे, हैं? जब हमारी वो शिंदे भाग गए थे, वो कहते थे तुमको अकल ही नहीं, तुम चलाना नहीं जानते सरकार, तुम पार्टी नहीं चला सकते, किसी लायक नहीं हो, बताओ तुमको पता ही नहीं लगा, इतनी छूट दे दी, भाग गए, पार्टी टूट गई, क्या करते हो? क्या बोले? हम चुप हो गए। बोले अब जब इनकी टूट गई 1 महीने में सब जगह से, तो हमने कहा कि तुम क्या करते हो, तुमको अकल ही नहीं, ना सरकार बचा पाए ना पार्टी बचा पाए। ये मौज आपस में एक दूसरे की ले रहे हो, आप लोग चिकाई कर रहे हो और यहां बता रहे हो लोकतंत्र को बड़ा खतरा है। ये मौज को पड़ोसी ले रहे हैं। अमिताभ अग्निहोत्री कहा ना मानो, संजय राउत तो ऑन रिकॉर्ड कैमरा पर बोले हैं क्या ममता बनर्जी की लोग हमको ज्ञान देते थे, जलील करते थे, जगह जगह रोक के। बोले अब हमारा मौका आ गया। इसके बाद वो तो बात की घटना है कि उनकी पार्टी में फिर से कार्यक्रम शुरू हो गया। अशोक जी, तो आप लोग आपस में मौज ले रहे हो और बता रहे हो हम तो जनहित के मुद्दों पे लगे। अशोक भाई, देखिए अमिताभ जी, बात मौज लेने की नहीं है। संजय राउत ने जो भी कहा वो उनका मामला है, उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन जो आज जो स्थिति चल रही है अमिताभ जी, इस स्थिति में सबको चिंतित होने की जरूरत है और सबसे ज्यादा मीडिया को चिंतित होने की जरूरत है, क्योंकि जब विपक्ष नहीं बचेगा हम तो मीडिया के ऊपर तभी तो बहस कर रहे हैं, चिंतित है इसीलिए बहस कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये समस्या, ये विपक्ष की समस्या नहीं है अमिताभ जी, ये समस्या इस देश के लिए है, ये समस्या हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था के लिए है। आज मैं ज्यादा नहीं, संजय जी ने कुछ बात आंकड़े बताए, क्योंकि मैं भी मैनेजमेंट का स्टूडेंट रहा हूं तो मुझे भी आंकड़े सब पता है। और आज पिछले 2 वर्ष से, आप गूगल कर लीजिए, सब लोग बैठे हैं, पिछले 2 वर्ष से फॉरेन इन्वेस्टमेंट देश में जीरो आया, जीरो, विदेशी निवेश जीरो आया हमारे पास। और चले आए बड़े बड़े कॉलर टाइट करने की, हमारे देश से पूरा दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। हमारे देश का जो, हमारे देश की कंपनियां 138% ज्यादा इन्वेस्टमेंट बाहर कर रही हैं, पैसा कमा रही देश में और इन्वेस्टमेंट कर रही विदेश में। ये हमारे देश का आलम है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का आलम है। मोदी सरकार के 12 वर्षीय कार्यकाल में रुपया 62.33% डिप किया है, नीचे आया है। और मनमोहन जी के कार्यकाल में रुपये की वैल्यू 31.65% खाली गिरी थी। तो ये स्थिति हमारे देश की अर्थव्यवस्था की है, तो इस पे हम आवाज न उठाएं और मोदी जी की खाली बस लंबी लंबी सुनते रहें। तो स्थिति हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था भी खराब है, लोकतांत्रिक, संवैधानिक, और हमारे देश का जो सेगमेंट है जिसको बैकबोन कहते हैं, वो छात्र और नौजवान, ये सब के सब समझिए कि एकदम खतरे में है। और एक खतरा सिर्फ और सिर्फ भाजपा को लेकर के है। अगर इस खतरा से निजात पाना है, अगर लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो हमारे विपक्ष के साथ साथ जितने भी हमारे जनता का जो वर्ग है, उस वर्ग को एक निर्णायक जनादेश देना पड़ेगा इस मोदी सरकार के खिलाफ, तभी भगवान राम का खजाना बचेगा।
और तभी हमारे छात्र नौजवानों का भविष्य बचेगा। ठीक है अशोक भाई, क्योंकि भगवान राम की संजय वजह राणा से कुछ रिस्पॉन्ड करना भाजपा चाह रहे हैं। जो संजय है राणा बुलंदी पे आई थोड़ा है। शॉर्ट में, फिर मैं कृष्णमोहन जी के पास जाऊंगा, थोड़ा शॉर्ट में जी। बड़े भाई का सिर्फ मैं 10 सेकंड में जवाब देता हूँ। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 14% है एफडीआई का। मुझे इस टीवी डिबेट में बिना गूगल देखे ये बता दे कि भैया कब इन्वेस्टमेंट है 36 से 81 हो चुका है, कैसे हो गया? लास्ट 2 ईयर्स का देख रहा है, ईयर ऑन ईयर 14% है, 23, 24, 25, मैं 26 अभी गिनी नहीं रहा। तो सिर्फ कृपया करके, और जब जनता की बात करते हैं ना, आपकी पार्टी क्या प्रोड्यूसर ऑफ क्या दंगाई अपराधी, पीडीए का फुल फॉर्म ये सुन लीजिए मुझसे। तो मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन विचारधारा का विरोध कर रहा हूं। विचारधारा के साथ जुड़िए। किस युवा की आप बात कर रहे हैं? आप किस युवा की बात कर रहे हैं? आपके साथ युवा नहीं। आज ये बताइए, सुनिए संजय जी आप भी पढ़े लिखे हैं, आप बताइए 62.33% रुपया गिरने से अर्थव्यवस्था मजबूत हुई कि कमजोर हुई? एक मिनट, अगर रुपया गिरना अगर माना जाता है 62.33% गिरने से अगर आप रुपया गिरने की बात कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। मान्यवर सुन लीजिए, मोदी जी जो भैया भाषण देते थे 1957 में तो $1 इक्वल टू 1 रुपया था, $1 इक्वल टू 1 रुपया था, तो नेहरू जी ने सब गिरवा दिया क्या? सत्यानाश कर दिया क्या? नंबर स्वीकार करिए। अरे सुन लीजिए, रुपया जब डेवलपिंग कंट्री, सुन लीजिए सर, इकोनॉमिक्स समझाता हूँ, आप पढ़े लिखे व्यक्ति से हुआ कि नहीं रुपया? अरे सिंपल सी बात है, डेवलपिंग कंट्री जब डेवलप करती है तो ये जो करेंसी होती है, आप सोचिए येन और जैपनीज येन और चाइनीज येन, आप सोचिए उसकी पर डॉलर इक्वल टू कितना है? अरे 121 रुपीस के बराबर है उनके करेंसी में। आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे डॉलर कम मजबूत हो रहा है। अरे डॉलर इसलिए मजबूत हो रहा है कि हम फॉरेन एक्सचेंज माध्यम है वो डॉलर है, तो डॉलर मजबूत हो गई होगा भाई। नहीं, इस तरह की चीजें जबरदस्ती नहीं ठीक है। देखिए नहीं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ सर, तो फैक्ट बता रहा हूँ। बताइए जबरदस्ती कहाँ कर रहा हूँ? आप ये बताइए कि जबरदस्ती कहाँ कर रहे हैं? 45 रुपए से गिर करके 62 रुपया हो गया तो कितने परसेंट हो रहा है? ये कैसा राजनीतिक विश्लेषक है जो रुपए की गिरने की वकालत कर रहा है, अर्थव्यवस्था की गिरने की वकालत कर रहा है राजनीतिक? अर्थव्यवस्था कौन से भैया 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई है, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई, बोले आप अर्थव्यवस्था खराब हो गई है। हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़कर 700 बिलियन हो गया, आप बोलते हैं हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो गई है। उत्तर प्रदेश का इकोनॉमी 36 लाख करोड़ का हो गया, जीएसपीडी की बात कर रहे हैं जो 14 लाख करोड़ था, किसकी बात कर रहे हैं? जो कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं? एम्स 1956 में अमरिंदर कौर ने अपने पैसे से बनवाया था, नेहरू जी के पास पैसे नहीं थे एम्स बनवाने के लिए। लेकिन 2004 झुंझुना बाजार है, झुंझुना हमारे पास ए टू जेड सारे आंकड़े हैं, हमारे फैक्ट से बात होना चाहिए। महंगाई दर 2013-2014 में 155% बढ़ी। आप टाइम्स ऑफ इंडिया जाके पढ़ लीजिए। मैं नहीं, मेरी बात मत सुनिए, जुलाई का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए। सिर्फ एक साल में 155%। आप किस बात की बातें कर रहे हैं? कौन सी महंगाई? आज की महंगाई दर ऑन एन एवरेज 4.5 है, आपके जमाने में 1.1 से 1.2 तक करती थी। ये कैसे? सुरजीत भल्ला हमारे देश के बड़े इकोनॉमिक्स हैं, हमारे देश के बड़े इकोनॉमिक्स देखिए, इकोनॉमिक्स ना बायस्ड होते हैं, नंबर पे बात होनी चाहिए, नंबर पे। लेकिन उन्होंने क्या कहा? सुरजीत भल्ला ने क्या कहा? सरकार को तारीफ करता था, सुरजीत भल्ला ने कहा सुब्रमण्यम स्वामी आज गाली देने लगा है। तो समस्या क्या है? आपको राज्यसभा न मिले, हमारे देश की अर्थव्यवस्था हार गई, तो गाली देने भल्ला ने कहा। भाई इकोनॉमी बताओ ना, मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, दोनों मित्रों को रोकूंगा, संजय राणा जी को भी और अशोक जी को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। कृष्णमोहन जी के पास चलूं। कृष्णमोहन जी, सारा ठीकरा आप ही के ऊपर फोड़ा जा रहा, कोई पार्टी किसी कारण से टूटे, सब कह रहे बीजेपी करा रही, इसका कोई पॉलिटिकल काट कोई ढूंढेंगे इस नैरेटिव का? पूरा मैं इस बात को स्पष्ट करता हूं साहब भाई, जितने भी दल टूट रहे हैं वो आंतरिक कलह के कारण, आंतरिक जो उनमें मनमुटाव है उसके कारण, नेतृत्व क्षमता नहीं है। लेकिन सारी नदियां आप ही के पास, आप ही के समुद्र में नहीं है, ये तो है ही ना। विश्वास, पुनः इस बात को कहता हूं कि जो जिन पे विश्वास जिसके पास होगा उनके पास जाएंगे, जो अपने सहयोगियों को साथ लेके चलेंगे, जिनको विश्वास की उत्मा देंगे वो उनके साथ जाएंगे। पुनः कहता हूं यह नेतृत्व को ठीक कर ले, अपने नेतृत्व के प्रति विश्वास ठीक कर ले, अपने नेताओं को विश्वास में ले, एकदम ठीक हो जाएंगे। कल इतने दिनों से ये साथ थे और पूरे टीएमसी की भी चर्चा हो रही है, ममता बनर्जी पर सबको विश्वास है, अभिषेक बनर्जी पर विश्वास नहीं है। नेतृत्व की बात है, नेतृत्व के विश्वास की बात है, इनका नेतृत्व विश्व में विश्वास विहीन हो गया है।
अंतरकलह से जूझ रहा है। और दूसरी बात अमिताभ भाई, हमारे अशोक जी कह रहे थे 2024 में कि कितने रह गए आपके साथ? नौजवानों बताइए। नौजवानों 2014 में कितने लोग आपके साथ थे? कृष्ण मोहन जी बताइए। उत्तर प्रदेश में जब इनकी 2014 में कितने लोग थे? नौजवानों की समस्या ये थी, कितने लोग थे आपके साथ? नौजवानों पर 2014 में कितने लोग आपके साथ थे? 2014 में कितने लोग आपके साथ थे बताइए? और 2014 में आपके साथ कितने बताइए? आप इतने विश्वसनीय हैं कि सब आपके पास जा रहे हैं, तो 2014 में जो आपके स्वाभाविक सहयोगी थे वो कितने थे? संख्या बताइए हमें। आप बताइए संख्या। आपको मालूम है आप प्रवक्ता के पद पे बैठे हैं, कितनी संख्या उनकी थी बताइए? और कितने 2024 में रह गए उसमें से? ये आपकी विश्वसनीयता है? 20 दलों को लेकर देखिए, जो बात वो करिए, इतने बड़े चैनल में बैठ के आप राष्ट्रीय सत्तारूढ़ दल के हैं, लेकिन इस तरह की गलत बयानी मत करिए आप ये कि आप इतने बड़े विश्वसनीय हैं। आपको ये नहीं मालूम है कितने सहयोगी आपके साथ थे? पहले ये पता करिए कि 2014 में कितने सहयोगी थे और 2024 में कितने बचे उसमें आपके साथ। ये आप इस बात को कहता हूं कि आपके जो लोग थे वो आप पर विश्वास नहीं करते थे। बंटवारा करवाने वाले लोग हैं, हर जगह डिवीजन कराने वाले लोग हैं। जो आपके साथ खड़ा हुआ उसी को आपने डिवीजन कराया। ये आप वो पार्टी, आप कैसे विश्वास की पार्टी है? यही ऑपरेशन चल रहा है। इसी ऑपरेशन का अमिताभ जी ने जिक्र किया कि ऐसी अद्भुत कल्पना तो हमारे किसी अम्बेडकर जी ने या किसी ने नहीं करी होगी। जो संविधान निर्माताओं ने जो आज चल रहा है, ये अद्भुत सीन चल रहा है, केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए और अपने दोस्तों को लाभ पहुंचाने के लिए। कृष्ण मोहन जी, विवेक जी, दोनों लोग रुकिए। भाई एक बात तो जान ही लो कि इस वक्त मेरी दृष्टि में विपक्षी दलों के मुखियाओं को सबसे पहले अपने घर पे ध्यान देना चाहिए। ठीक, जगत गुरु बनने के चक्कर में ना रहो। महामंडलेश्वर 1108 जगत गुरु ना। घर ठीक रहेगा तो पूछे जाओगे, नहीं ठीक रहेगा तो ममता बनर्जी हो जाओगे। ये सांसद हैं, ये विधायक हैं, इसीलिए ना थोड़ा बहुत कुर्ते में कलप है। अशोक जी गलत तो नहीं कह रहा? सांसद विधायक पार्षद चले गए, फिर कुर्ते में कलप कैसे लग सकता है? फिर तो नहीं लगेगा। इसलिए पहले अपना अपना घर बचाओ। और जिन कारणों से घर टूट रहा है, मैं एक उदाहरण देता हूं। जब पवार ने पार्टी, जब इंदिरा गांधी ने पार्टी तो कांग्रेस तोड़ी तो भाजपा नहीं थी उसके पीछे। जब पवार, संगमा और तारिक अनवर ने पार्टी तोड़ी तो भाजपा नहीं थी उसके पीछे। जब ममता बनर्जी ने पार्टी तोड़ी तो भाजपा नहीं थी उसके पीछे। आप छत पे खड़े होकर चिल्ला रहे हो दैया दैया भाजपा ही तोड़ गए, भाजपा ही तोड़ दी। अरे भैया, तब तो भाजपा थी नहीं, भाजपा को सिर्फ किसी को रोल भी नहीं था। इसका मतलब आपकी पार्टी टूटने के उससे मतलब टूटन की अनंत संभावनाओं वाली पार्टी है आपकी। इससे सिद्ध हो गया। भाई आप तो विभाजन का कई बार झेल चुके हो ना मामला, फिर क्या समस्या है? समाजवादी पार्टी की जो धारा है ये भी कई घाटों से होकर आई। मुलायम सिंह जी कई पार्टियों में रहे तब समाजवादी पार्टी आई है। ऐसा तो नहीं कि नहीं, ऐसा नहीं है। और फिर अपनी पार्टी बचाने की जिम्मेदारी खुद लो भैया अशोक जी। ठीक, अच्छी बड़ी बड़ी बातें करना सब अच्छा है, लेकिन हम तो प्रैक्टिकल बात जानते हैं। संविधान, लोकतंत्र, फलान ढिकान, चाहे जितना घंटों बोलो, लेकिन अंत में आपको अपने घर की सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। और नहीं तो उद्धव ठाकरे जैसी हिम्मत जुटाओ, कलेजा पैदा करो। भाई मेरी कोई हैसियत ही नहीं, अभी हम क्या रोके? ए गुड्डू गेट खोलो, गेट खोल दो, क्या जान दो। ये चुपके चुपके चोरी चोरी काम नहीं चलेगा। और थोड़ा आँख कान भी विपक्षी खुले रखे, कुछ तो अपनी क्रियाविधि भी सुधारे और कुछ आँख कान भी खुले रखे। मैं कैसे मान लूं कि ममता बनर्जी को अंदाज ही नहीं लगा कि मेरे खिलाफ इतना आक्रोश है? और अगर अंदाज नहीं लगा तो फिर ममता बनर्जी नेता होने कैसी हैं, ये भी सवाल खड़ा होगा। थोड़ा बहुत घर पर भी ध्यान देना चाहिए। एक सज्जन, एक वो चुटकुला था कि एक सज्जन थे, वो जब भी घर से बाहर निकले तो मोहल्ले के लड़कों को परेशान करते थे।
यहाँ क्यों खड़े हो, वहाँ क्यों खड़े हो, पढ़ क्यों नहीं जा रहे, घर क्यों नहीं जा रहे, क्या करते हो, ऐसा वैसा। जब लौट के आए दफ्तर से तो भी ऐसी बातें करें। अच्छा तुम भगत सिंह को जानते हो, विवेकानंद को जानते हो, उनसे ऐसे सवाल पूछे, उन्हें बच्चों को भी बड़ा आने जी लगे, बोले यार ये जवान बच्चे। अशोक जी समझ रहे ना, एक दिन बच्चों ने कहा कि इनका सारा नशा उतार दो। क्या? दिन भर बवाल, दिन भर बवाल। उनने हाँ चाचा इधर आओ। बोले वो रामलाल पंसारी को जानते हो? बोले कौन, क्या है? बोले रामलाल पंसारी। बोले क्या मतलब इससे? तो बोले घर रहा करो कभी तक जानोगे रामलाल पंसारी। क्या? उस दिन से पर उन्होंने बोलना बंद कर दिया चाचा, फिर नहीं बोले रामलाल पंसारी, फिर चुप हो गए, चुप अपना झोला उठाए गए। क्या विवेक जी क्या करें, हम तो व्यवहारिक आदमी है, हमें तो व्यवहारिक बात समझ में आती, भाषण से कुछ पार्टी नहीं बचती। ना भाषण से पार्टी टूटती है, ना भाषण से पार्टी बचती है, जान लीजिए। दिन भर टीवी में बहस करती ममता जी, क्या, और दिन भर भाषण देती, तो भी पार्टी नहीं बचती। अशोक जी गलत कहो तो टोक दीजिए। अच्छा मान लिया अभी ममता जी लगातार भाषण देना शुरू कर दे, 72 घंटे का व्रत ले ले कि लगातार 72 घंटे बोलती रहूंगी, तो पार्टी बच जाएगी। या उद्धव ठाकरे लाल किले के ऊपर खड़े होकर चिल्लाने लगे, पार्टी बच जाएगी। कुतुब मीनार के ऊपर खड़े होकर बोलने नहीं ना। गाड़ी ढलान पर है, ब्रेक फेल है, अब वो जाएगी तो नीचे, ये जान लीजिए। कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, उसके बाद भी गांधी नेहरू परिवार की सरपरस्ती में आगे बढ़ी, उसके बाद भी उसमें 3-4 बड़े विभाजन हुए ना। तब आज कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें कर रही, करी लोकतंत्र खतरे में है और संविधान खतरे में है और फलान खतरे में है और ढिकान खतरे में है। अच्छा कांग्रेस 4 बार बटी तो भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया क्या? नहीं ना। ये पार्टियों को गलत फहमी होती है कि मेरी पार्टी टूट जाएगी तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आपके भरोसे थोड़ी ना लोकतंत्र है यार। ये गलत फहमी ना कृष्णमोहन पांडे को होनी चाहिए, ना अशोक यादव को, ना विवेक नारायण को। इस देश में लोकतंत्र इसलिए है क्योंकि हम लोकतंत्र को मानते हैं, हमारे रक्त में लोकतंत्र है, 156 करोड़ लोगों के रक्त में लोकतंत्र है। विवेक जी कोई जवाहरलाल नेहरू के कारण लोकतंत्र नहीं है इस देश में। ऐसी गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए। जवाहरलाल नेहरू क्या कर लेते? अगर भारत तय कर लेता कि हमें थियोक्रेटिक स्टेट चाहिए तो नेहरू क्या कर लेते? क्या कर लेते नेहरू को यहां राजनीति करनी थी तो वो भी वही कहते, वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहते। क्या कर लेते? ये देश था। और कांग्रेसियों को कई बार भ्रम हो जाता है, वो कहते इस देश में जो कुछ शुरू हुआ ये देश ही तब पैदा हुआ जब नेहरू जी ने आंख खोली, ऐसा उनको लगता है। मैं बता दूं इस देश में लोकतंत्र और संसदीय लोकतंत्र, अशोक भाई क्या लोकतंत्र नहीं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय लोकतंत्र, गणतांत्रिक व्यवस्था जिसका शब्द नाम था एग्जैक्टली, वो 2000 वर्ष पहले वैशाली में क्रियान्वित थी। तब जवाहरलाल नेहरू छोड़िए, मोतीलाल नेहरू छोड़िए, मोतीलाल नेहरू के भी परपुरखे नहीं थे, उनका कोई योगदान नहीं। विवेक जी अब ये मत कह देना कि वैशाली में भी वो ही गए थे लोग गणतंत्र लागू कराने 2000 वर्ष पहले, नहीं। वो भारत के रक्त में है लोकतंत्र, हमारे डीएनए में है। नहीं तो पाकिस्तान बनने के बाद कोई माई का लाल रोक नहीं सकता था। अगर भारत के लोग सड़क पर उतर आते और कहते हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए तो कोई भाई का लाल नहीं रोक सकता था। यही जवाहरलाल नेहरू घंटी हाथ में लेकर और रोली चावल लेकर सबके माथे पे तिलक लगा रहे होते, कहते जय श्री राम, अगर राजनीति करनी थी तो। ये देश था जिसने कहा हमको संविधान पर चलने वाला देश चाहिए। कैसे रोक लेते? किसी की कृपा से भारत लोकतांत्रिक देश नहीं हुआ, किसी के दबाव में नहीं हुआ। इस राष्ट्र ने स्वेच्छा से चुना लोकतंत्र को, स्वेच्छा से चुना धर्मनिरपेक्षता को, संविधान को।
यहाँ आप देखो एक चलन चल गया, जिसको देखो वो तुरंत खड़े हो बोले संविधान खतरे में। बोले क्यों? बोले हम गए थे उसके यहाँ गोलगप्पे खिलाने के, कहा उसने गोलगप्पे नहीं खिलाए, अब संविधान खत्म हो गया। गजब बात है यार, घरों की बचिया है क्या संविधान? बकरी है। मेरी नेक सलाह यही है, अपना घर भैया बचाओ। हम आपकी भी बात मान लें कि भेड़िया आ गया है जंगल में, बहराइच में जब भेड़िया आ जाता है अशोक जी, तो सब लोग रात में टार्च और लाठी लेके रात भर जागरण करते हैं कि नहीं करते? आप आम खा के सो भी रहे हो हैं, और सुबह उठ के बता रहे हो बोल भेड़िया आ गया। आप उतनी मेहनत कर रहे हैं पार्टी बचाने के लिए जितनी करनी चाहिए? नहीं ना। मैं फिर कहता हूं, जिनकी पार्टी अभी नहीं टूटी है उनको एक ताबीज देता हूं। अशोक जी, आपकी पार्टी के भी काम आएगा। विवेक भाई, आपकी अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता से कान में जाके कहिए कि 1 साल के लिए आगे सारी सुरक्षा किनारे करो, गेट दोनों खोल दो, बिना किसी बिचवनिया के सीधी मुलाकात हो, और एक दिन में कम से कम 5000 लोगों से मिलिए। क्या? बिना सिफारिश के, बिना जोड़ तोड़ के, बिना मिठाई के, इतना कर लीजिए, फिर हमको बताइएगा, फिर हम आगे की दवा बताएंगे। अभी पहले इतना करो, डिटॉक्स हो पहले। अभी डिटॉक्स के लिए इतनी मैंने फार्मूला बता दिया, जिस दिन हो जाए उस दिन हमको खुद ही पता लग जाएगा कि हो गया। राहुल जी से मिलना आसान हो गया है। सुबह 8 से 12 वो वहीं बैठते हैं बाहर मूला डाल के, क्या, और चाय और बिस्कुट चल रहा है, और सीधे आओ जाओ मिलो, किसी वेणुगोपाल की जरूरत नहीं। या अखिलेश जी सीधे मिल रहे हैं, बोले किसी राम गोपाल जी की जरूरत नहीं, शिवपाल जी की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं, नीटू की भी जरूरत नहीं, गजेंद्र की भी जरूरत नहीं। खुला खेल, आ जाओ, इतना कर लो, लोकतांत्रिक तो हो जाओ पहले भैया। विवेक जी को लोकतंत्र की चिंता ज्यादा रहती है, लोकतांत्रिक हो जाओ। राहुल जी खुले में बैठ जाए 4 घंटा। अमिताभ अग्निहोत्री मिलना चाहे तो, विवेक नारायण मिलना चाहे तो, और जो बाहर मूंगफली बेच रहा है उसकी भी इच्छा हो कि राहुल जी को मूंगफली दे आऊं, तो वो भी जाके मिल आए, मूंगफली दे आए, कर लो। और ये अखिलेश जी कर ले, डिटॉक्स करिए अपनी देह को, पार्टी की देह को। अगर कर लेंगे तो शायद फिर आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि ये डिफेक्शन भाजपा करा रही कहने की। कोरोना से हम लोग कैसे लड़े संजय राणा? कोरोना से कैसे लड़े? हमने अपनी इम्यूनिटी को मजबूत किया। कोरोना की तो कोई दवाई नहीं थी। जो इम्यूनिटी को मजबूत नहीं कर पाया अशोक जी, वो परम समाधि में चले गए परमात्मा के पास। और जिन्होंने इम्यूनिटी ठीक कर ली वो कोरोना से 2-2 हाथ करके जिंदा है। अब ये आपके ऊपर है कौन सा काढ़ा आप झेल पाओगे, कौन सा काढ़ा नहीं झेल पाओगे, लेकिन पीना तो काढ़ा पड़ेगा। कोरोना से लड़ना है तो काढ़ा पियो। कोरोना की कोई दवा नहीं होती विवेक जी, क्या? काढ़ा पियो, अनुलोम विलोम करो, नाक में तेल डालो सुबह नहाने के बाद, तब बचेगी पार्टी। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आरपीआर मसाला, कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आरपीआर मसाला।